अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक ट्रिक या क्विज कंपटीशन की तरह टैकल कर रहे हैं तो ये हाँ आप गलती कर रहे हैं। पिछले 4 वीडियो में हमने यूजीसी नेट के हर सब्जेक्ट को डिकोड किया। ये 7 वीडियोस की सीरीज का 5वां वीडियो है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है, जब हम इंडियन इकोनॉमी को देखते हैं तो हम एक सोचते हैं क्विज कंपटीशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा पूछी जाएगी, बट जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में पैटर्न बदला है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, बट वो फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी करने के लिए अगर आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो फैक्चुअल क्वेश्चंस के सही होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी सिलसिले में आज हम एक वीडियो लेके आए जो इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का है। इसमें स्मार्ट कवरेज देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से एमसीक्यू के ट्रैप आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इसके अलावा ग्रोथ, डेवलपमेंट थ्योरीज, पॉवर्टी, प्लानिंग और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हम चीजों को समझेंगे। और इस वीडियो के बीच में आपके लिए एक गिफ्ट है। वो गिफ्ट आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि उसमें मैक्सिमम वैल्यू है जो आपका टाइम बचाएगी और आपको काफी अच्छा रिविजन प्रोवाइड करेगी इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। Why Indian economy and development decide rank consistency? मतलब यहाँ पर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है अगर आपको रैंक हासिल करनी है, क्योंकि ये जो यूनिट है ना ये आसान दिखती है पर यहाँ पर मार्क्स लूज हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। 15 से 20% यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में ये दोनों मिलके होते हैं। अब कई बच्चे मेरे से पूछते भी हैं इंस्टाग्राम डीएम पे या व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे कि सर ये इंडियन इकोनॉमी ना बहुत वास्ट है, मतलब उसमें जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ना वो बहुत कम है। इसका मतलब सिंपल है कि मैं जितना टाइम इन्वेस्ट करूंगा इन सब्जेक्ट्स पे उतना रिटर्न मुझे मिलेगा नहीं एग्जामिनेशन में सही क्वेश्चन में। अब इसके लिए आज हम एक ट्रिक समझेंगे, क्योंकि पिछले 12 साल से मैं यूजीसी नेट के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। 24 पेपर्स देख चुका हूँ और उसमें भी अलग अलग शिफ्ट के देखो तो उसके हिसाब से मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी निकाले जो हर बार हॉट टॉपिक्स रहते हैं और पूछे ही जाते हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट जो है ना वो अंडर एस्टिमेट करते हैं किसको, क्योंकि फेमिलियर टॉपिक और स्टैटिक नेचर रहता है। रीजन उसका सिंपल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। नीति आयोग आपने सभी ने सुना होगा। अब क्या होता है ना, स्टूडेंट नीति आयोग को करंट अफेयर्स मान के उसके हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, क्या कॉम्पोजिशन है, इस सब पे वो पूछने लग जाते हैं। पर वहीं जो एनटीए सवाल बनाता है वो इस तरह से बनाता है कि नीति आयोग जब ऑर्गेनाइजेशन बना तो वो उससे पहले प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच अपनाता था। टॉप डाउन अप्रोच मतलब ऊपर प्लानिंग होगी और नीचे सब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पर वहीं नीति आयोग जब से आया वो बॉटम अप अप्रोच है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मतलब आप अगर डिस्ट्रिक्ट पे टारगेट करोगे तो देश वैसे ही डेवलप्ड हो जाएगा। जब डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा तो स्टेट डेवलप होगा, स्टेट डेवलप होगा तो देश डेवलप होगा। अब वो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं नीति आयोग में, पर आप सिर्फ अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के पीछे जाओगे तो आप स्ट्रगल करोगे। सो एनटीए टेस्ट कंसेप्चुअल डेप्थ, नॉट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या हो गया कि ये क्या बना, क्या प्रोग्राम दिया, क्या रिपोर्ट, पर रिपोर्ट के अंदर क्या था, वो प्रोग्राम या स्कीम लॉन्च की, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये पूछा जाता है। ठीक है। तो यूजीसी नेट इंडियन इकोनॉमी इज अ थ्योरी ड्रिवन नॉट न्यूज़पेपर ड्रिवन। मतलब जहां भी आपको सवाल दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं थ्योरी लिंक्ड है। अगर वो थ्योरी लिंक्ड नहीं है तो आपको काम का नहीं है, आप उसको इजीली छोड़ सकते हो। ठीक है। अब आ जाते हैं बात किस तरह से एनटीए फ्रेम करता है क्वेश्चंस को इस यूनिट से। द थ्योरी हिडन इनसाइड इंडियन एग्जाम्पल्स। कैसे देखते हैं, सबसे पहले एनटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंडिया स्पेसिफिक एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा, पॉवर्टी के कुछ इश्यूज हैं उससे रिलेटेड पूछा जाएगा कि भाई लकड़ा वाला कमेटी थी, फिर तेंदुलकर कमेटी बनी, फिर रंगाराजन कमेटी बनी। अब एक कमेटी के नाम तो ठीक है, ट्रैप आपसे पूछे जाते हैं, है ना। आपको मैच करने को कह देंगे कि एक लाइन में ये दे दिया, दूसरी लाइन में वो दे दिया, और उसके बाद आपसे मैच करने को पूछा जाएगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करना डिफिकल्ट होता है। पर वहीं अगर आप पूरी थ्योरी पढ़ लो ना तो उसके अंदर की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रहती है। जैसे पॉवर्टी की बात करें, गरीबी में क्या होता था, पहले कैलोरी बेस्ड होता था। कैलोरी बेस्ड नापा जाता था कि रूरल एरिया में ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है तो वहां ज्यादा कैलोरीज है, इससे कम अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आप गरीब हो। वहीं अब कंजम्पशन बेस्ड हो गया, तो कंजम्पशन बेस्ड क्यों हो गया, क्यों उससे मेथडोलॉजी चेंज हुई, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो आपको याद करनी ही करनी है।
पर जब कंसेप्चुअल आ गई तो फैक्चुअल अपने आप आसान लगने लग जाती है। ठीक है, सो एक्चुअली टेस्ट डेवलपमेंट थ्योरीज, कमिटीज के नाम पूछे जाते हैं, इंडाइसेस पूछे जाते हैं, कंसेप्ट, ये सबको ट्रैप की तरह यूज किया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है जब बच्चे फंसते हैं, वो होता है ये हिडन पैटर्न। मतलब वो आपको दो ऑप्शन देंगे जो फैक्चुअली करेक्ट होगा, पर जिसमें से वन ऑप्शन जो होगा वो थ्योरेटिकली इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब ज्यादातर टाइम तो वो सही होगा, पर वो सही मतलब पूरा फैक्चुअली और थ्योरेटिकली दोनों टाइम हर बार सही नहीं होगा। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, अब उसके आगे लॉ लिखा है, लॉ मतलब कानून किसी भी कंडीशन में चलता है, पर लॉ ऑफ डिमांड की भी एक्सेप्शंस है। वैसे ही यहां पर आप समझो कि एक ऑप्शन ऐसा होगा जो थ्योरेटिकली इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब इन नेट इंडिया इज द कॉन्टेक्स्ट, इंडिया इज द कॉन्टेक्स्ट एंड थ्योरी इज द आंसर। तो इंडिया के एप्लीकेबिलिटी में थ्योरीज पूछी जाती हैं। आगे हम देखेंगे किस तरह से आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ये मोस्ट रिपीटेड है और यहां पर कंफ्यूजन भी काफी होता है स्टूडेंट्स को। क्लासिक कंफ्यूजन एरिया कैसे, एनटीए को बहुत अच्छा लगता है जब वो पूछते हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, है ना। ग्रोथ होती है जीडीपी नंबर्स में, डेवलपमेंट होता है देशवासियों के डेवलप्ड चीजों में। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे उनकी एचडीआई रैंकिंग बढ़ रही है, कैसे वो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स से इंप्रूव हो रहे हैं, इस तरह से। फिर जीडीपी वर्सेस एचडीआई की बात की जाती है। मतलब अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है और लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, जॉब्स ग्रो नहीं कर रही, तो जॉबलेस ग्रोथ है। तो मतलब इकोनॉमी तो यहाँ ग्रो कर रही है, जीडीपी बढ़ रही है, पर यहां पर एचडीआई में इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। इनकम और वेलफेयर का भी ऐसे ही सेम सिनेरियो, इनकम बढ़ रहा है बट वेलफेयर नहीं बढ़ रही, तो इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं। इस तरह से पूछा जाता है। अब ट्रीटिंग ग्रोथ एज सफिशिएंट फॉर डेवलपमेंट, मतलब सिर्फ ग्रोथ होगी तो क्या डेवलपमेंट होगा, ये ट्रैप है, यहां पे फंसाया जाता है। सो ग्रोथ इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर डेवलपमेंट, ये अपना लॉजिक हो गया। मतलब ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, पर इट इज नॉट सफिशिएंट, मतलब सिर्फ ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं है। यहां पर स्टूडेंट्स फंसते हैं। अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने पिछले स्टैट्स के में भी दिखाया था। कई बार इफेक्चुअल वन लाइनर पूछ लिए, फिर थोड़ा डेफिनेशन बेस पूछ लिए, फिर फुल फॉर्म पूछ लिया, फिर पीपीपी के बारे में पूछ लिया, फिर इंडाइस पकड़ा उसके बारे में पूछ लिया, फिर एक कॉन्सेप्ट पकड़ा और उसको पकड़ लिया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट थ्योरीज की बात करें, क्वेश्चन मैं यहाँ इसलिए सॉल्व नहीं करा ना, मैं एक सेपरेट वीडियो में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, तो आप देख लीजिएगा, लाइव सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। नो द कोर आइडिया, क्या है कोर आइडिया। नेम्स डोंट मैटर, लॉजिक डज। वैसे नेम भी पूछे जाते हैं, पर आप जब को लॉजिक आपको याद हो जाएगा तो नेम्स कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब इसमें काफी सारी थ्योरीज मैंने यहाँ ऐड की हुई हैं जो बार बार पूछी गई हैं। जैसे लुइस का डुअल सेक्टर मॉडल। अब इसमें एक टर्म आता है टर्निंग पॉइंट। वो क्या होता है, वो जब होता है, लुइस क्या कहते हैं कि भाई इंडिया जो ग्रो हुआ वो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज होना था, पर इंडिया ने डायरेक्टली जंप कर दिया, एग्रीकल्चर के साथ साथ सर्विसेज पे चला गया। अब इंडिया का जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो था 50 से 55% जीडीपी में। अभी जो है वो 17 से 18% है। पर पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन में उतना रिडक्शन नहीं हुआ है जो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। तो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट प्रॉपर नहीं हो पाया। लुइस कहता है कि वो शिफ्ट होना चाहिए। एग्रीकल्चर में एक फील्ड है, उसमें अगर आपको 5 लेबर रिक्वायर्ड है, तो अगर छठा लेबर भी है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है। मतलब वो एक्स्ट्रा लेबर वहां होने का प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो इन सिंपल सेंस क्या होगा, वो छठा इंसान या तो इंडस्ट्री में काम करे या सर्विसेज में काम करे। क्योंकि परिवार में इतने लोग होते हैं और एक ही फार्म होता है, उसी पे फोकस करते हैं, तो वो उनको भी लगा लेते हैं, बल्कि उनकी जरूरत होती नहीं है। वो लुइस कहते हैं कि उनको शिफ्ट हो जाना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या अदर सेक्टर में। अब इंडिया में ये चीज शिफ्ट अच्छे से नहीं हो पाया। अब लुइस इसमें क्या कहते हैं, लुइस का कहना है कि जब ये शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वेजेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, उसी को कहते हैं टर्निंग पॉइंट। ये सवाल इसमें पूछा जाता है। फिर बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस ग्रोथ और बिग पुश थ्योरी लिंक्ड है। जैसे बैलेंस्ड और बिग पुश में क्या बोलते हैं, नक्स ने दिया हुआ है बैलेंस्ड, और ये बिग पुश रोसेस्टियन रोडन ने दी हुई है। ये दोनों कहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट है ना बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब इकोनॉमी में अगर सरकार इन्वेस्ट करिए तो सारे सेक्टर में बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अनबैलेंस ग्रोथ क्या कहती है कि जिस सेक्टर का सबसे ज्यादा हाई इंपैक्ट है उसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जैसे इंडिया ने 1956 में हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन बनाती थी दूसरी इंडस्ट्रीज के गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो मान लीजिए मैं ऐसी मशीन बनाता हूं जो कार बनने की मशीन बनाती है,
तो अब मैं अगर वो फैक्ट्री में ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा तो ऑब्वियसली देश को ज्यादा भला होगा। तो अनबैलेंस ग्रोथ रियलिटी के करीब तो यही है। फिर डिपेंडेंसी थ्योरी है ना। अब डिपेंडेंसी थ्योरी में क्या है, पेरिफेरी और कोर का कॉन्सेप्ट है। पेरिफेरी मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं किसको, कोर को। और कोर कौन सी है, डेवलप्ड कंट्रीज है। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका की हो गई, साउथ अमेरिका हो गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, ये सब रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से फिनिश गुड्स आते हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में डेवलपिंग कंट्री स्ट्रगल करती है। इन सिंपल सेंस में समझाता हूं कि जो गरीब कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, वो आलू एक्सपोर्ट कर रही है डेवलप्ड कंट्री को, और वही आलू से वो 1 किलो आलू से ढेरों फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं और 10 गुना ज्यादा प्राइस में बेचते हैं। तो जो कि आप सबसे पहले समझो कि जो फायदा डेवलपिंग कंट्री को मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा, आलू सस्ते में मिल रहा है, वहीं फ्रेंच फ्राइज महंगे में बिक रहे हैं, है ना। अगर आप देखो मैकडोनल्ड्स या कहीं भी जाओगे, 100 रुपए के फ्रेंच फ्राइज, हार्डली 2 आलू यूज होते होंगे उसमें, 2 या 3, पर उसका प्राइस कई गुना ज्यादा होता है उन आलू से, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड डिपेंडेंसी थ्योरी। इसके अलावा रोस्टो की थ्योरी है जो यहां पे लिखी नहीं है, आप उसको लिख लेना। रोस्टो की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, 5 स्टेजेस रोस्टो ने दिया, वो भी पूछे जाता है। और इंडिया उसमें कौन सी में है, तो इंडिया मेच्योरिटी स्टेज में, दैट इज स्टेज 4। उसके बाद हाई मास कंजम्पशन आता है। तो ये सारी स्टोरी आपको थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अजम्पशंस के साथ आप कंफ्यूज हो जाते हैं आउटकम पे। अजम्पशन अलग चीज है और आउटकम अलग चीज है, यहीं पर बच्चे फंसते हैं, ठीक है। ईच डेवलपमेंट थ्योरी एक्सप्लेन्स वन कंस्ट्रेंट, एक उनका कंस्ट्रेंट रहता है, नॉट द होल इकोनॉमी। तो जैसे लुइस सेक्टर में क्या होता है कि भाई लोग ट्रांसफर नहीं हो पा रहे एग्रीकल्चर से इधर, इसमें क्या है, बैलेंस ग्रोथ, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं, कंस्ट्रेंट है। अनबैलेंस में यह है कि चॉइस कौन सी है, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो पैसा खराब हो जाएगा। वही सेम चीज बाकियों में भी है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की। काफी सारे वीडियोस मैंने इस पे ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी में टॉपिक पे मैंने एक एक चीज HDI, PQLI सब कुछ कवर किया हुआ है, आपको वीडियो सारे चैनल पे मिल जाएंगे सर्च करने पे, ठीक है। इधर कंसेप्चुअल प्रिसीजन रिक्वायर्ड होता है। प्रिसीजन मतलब बारीकी से आप उसको समझ सको। एनटीए का फोकस करता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी पे। अब इसमें 2 चीज होती हैं, 2 होते हैं, हेड काउंट रेशो होता है HCR, जो सिर्फ गिनता है कि हाँ भाई 100 लोग इस कमरे में हैं तो 10 लोग गरीब हैं, पर ये चीज क्या नहीं दिखाता, ये डेप्थ ऑफ पॉवर्टी नहीं दिखाता। तो उसके लिए हम करते हैं पॉवर्टी गैप रेशो, जो इंटेंसिटी बताता है, ठीक है। उसी हिसाब से ही समझना है। पॉवर्टी मेजरमेंट की कई कमेटी बनी, लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी, उस पर भी सवाल बार बार पूछे जाते हैं। फिर इनइक्वालिटी के इंडेक्सेस आ जाते हैं, PQLI हो गया, HDI, MPI, ये सारी चीजें। फिर डिस्गाइज्ड वर्सेस ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसमें भी UPS मेथड, CWS, CW और CDS मेथड, ये सारी मेथड ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं अनएम्प्लॉयमेंट के अपने लेक्चर में, आप उसको वहां से देख सकते हो, पर ये भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सो कंफ्यूजिंग हेड काउंट रेशो विथ पॉवर्टी गैप इज अ कॉमन मिस्टेक, क्योंकि पॉवर्टी गैप मैंने क्या बताया, ये डेप्थ बताता है कि कौन कितना गरीब है, पर हेड काउंट रेशो बताता है ये 10 लोग गरीब है, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें करेक्ट थिंकिंग क्या है, पॉवर्टी गैप कैप्चर्स इंटेंसिटी नॉट जस्ट इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब ऑन योर फेस, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। इस तरह से इनइक्वालिटी इनकम के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर थोड़े बड़े सेंटेंस भी आते हैं, यहाँ डेटा बेस भी आता है, गवर्नमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे पॉलिसीज बनती हैं, है ना। फिर टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। फिर प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग, रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, स्टैटिक पार्ट, ठीक है। सो एनटीए क्या टेस्ट करता है, रैशनल टेस्ट करता है, क्रोनोलॉजी नहीं टेस्ट करता। मतलब प्रायोरिटी हमेशा रैशनल को रखनी है, लॉजिक को रखना है, नॉट क्रोनोलॉजी को। लाइक फॉर एग्जांपल प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच अपनाती थी, मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने जो कह दिया वही बाकी फॉलो करेंगे, तो मतलब वन साइज फिट्स ऑल था। महाराष्ट्र को भी सेम तरह का इंस्ट्रक्शन और बिहार को भी सेम तरह का इंस्ट्रक्शन, पर नीति आयोग ने कहा नहीं, बॉटम अप अप्रोच, हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे और फिर ऊपर उठेंगे, ठीक है। फिर रोल ऑफ 5 ईयर्स प्लान, तो पूछा जाता है ये क्यों डिसकंटिन्यू हो गया, इनका क्या था, तो 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चंस आते हैं। LPG रिफॉर्म्स की बात करूं तो लॉजिक पूछा जाता है, डेट नहीं पूछी जाती। लॉजिक कैसे पूछा जाता है, मैं सिंपल समझाता हूं कि जब लिबरलाइजेशन हुआ
तो उसमें दो चीजें थी, एक स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे और एक स्ट्रक्चरल मेजर्स थे। स्टेबलाइजेशन मेजर क्या होते हैं? वो होते हैं शॉर्ट टर्म, है ना, जैसे राइट नाउ इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है और करेंसी का डिवैल्यूएशन कंट्रोल करना है। उस टाइम हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में थे। वहीं अगर मैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि इकोनॉमी को एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बेस बनाना है, तो स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म होता है, स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म होता है। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए। फिर इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनसे इनका कंसेप्चुअल रोल आ जाता है। जैसे वर्ल्ड बैंक का है डेवलपमेंट का रोल है, आईएमएफ का क्या है? शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है किसी कंट्री में, आईएमएफ हेल्प करेगा। ठीक है। मिक्सिंग ऑब्जेक्टिव्स विद आउटकम, अगेन दिस इज अ ट्रैप। सो नेट रिवॉर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसी इंटेंट, तो यहां कीवर्ड क्या है? इंटेंट पे आपको ध्यान देना है जब भी पॉलिसी के। ठीक है। अब जो मैंने चीज आपको बोली थी कि अगर आप सीरियसली यहां तक इस वीडियो को देखा है, मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट हो, इसके लिए मैंने आपको 400 पेजेस का रिविजनरी नोट्स बनाया है। 400 प्लस पेजेस का रिविजनरी, माइक्रो मैक्रो पूरे 10 सब्जेक्ट यूजीसी नेट के उसमें कवर्ड है। आपको क्या करना है? नीचे दिए गए सपोर्ट नंबर पर लिखना है कि आपने एक यूट्यूब वीडियो देखा, उस वीडियो में मैंने आपको कमिटमेंट दिया था, आपको तुरंत ही पीडीएफ मिल जाएगा। ये पूरा ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। नीचे 788 वाला जो नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर ये ना मिले तो 24 घंटे का इंतजार करना, आपको वो चीज मैन्युअली भेज दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा पिछला वीडियो जो स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का था ना, मैंने उसमें फॉर्मूला शीट भी कमिट की थी, तो वो भी आपको लेनी हो तो सेम नंबर पे मिल जाएगा ना। हाउ टॉपर्स हैंडल दिस यूनिट। अब टॉपर्स, हाँ, इससे मुझे एक चीज और याद आई कि साइकोमेट्रिक टेस्ट और बनाया आपके लिए, टॉपर्स के लिए स्पेशली। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको सिर्फ इतना समझना है कि मेरी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है, मेरा माइक्रो कितना वीक है या इंडियन इकोनॉमी कितना स्ट्रांग है, स्टैट्स इकोनोमेट्रिक्स में कहाँ प्रॉब्लम है, एमसीक्यू में कंसेप्चुअल एरर होते हैं या फैक्चुअल एरर होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम आपकी प्रिपरेशन फेस कर रही है, रिवीजन की प्रॉब्लम है, टेस्ट की प्रॉब्लम है। 55 से 60 क्वेश्चन उसमें है, 8 से 10 मिनट का समय चाहिए। उसमें ईमानदारी से अगर आप आंसर करोगे तो आपकी एक बड़ी सी रिपोर्ट जनरेट होगी। वो रिपोर्ट आप पढ़ो, आप समझो, और आपको लगता है तो आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो कि कौन से एरियाज वीक है, इनको कैसे स्ट्रांग बनाया जाए। ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो सपोर्ट नंबर पे मांग लेना। ठीक है। आइडेंटिफाई थ्योरी बिहाइंड द क्वेश्चन। सबसे पहले टॉपर जब भी इस यूनिट को देखते हैं वो समझते हैं थ्योरी क्या है, मतलब क्वेश्चन अगर पॉवर्टी से है तो थ्योरी उसमें पॉवर्टी की रिलेटेड हो गई है। फिर दे इग्नोर इमोशनल और पॉलिसी साउंडिंग ऑप्शंस, तो यहां पर पॉलिसी साउंडिंग ऑप्शन और इमोशनल को हटा देते हैं, फैक्चुअल रियल फैक्ट वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर वो क्या करते हैं? एलिमिनेट ऑप्शंस वायलेटिंग डेफिनेशन। तो कोई डेफिनेशन है, जैसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो गया, मैंने पब्लिक फाइनेंस के लेक्चर में समझाया था आपको, अगर वो डेफिनेशन को वायलेट करता है तो वो उसको एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे पॉवर्टी गैप रेशियो, डेप्थ ऑफ पॉवर्टी बताता है, इंटेंसिटी बताता है, ना कि इंसिडेंस बताता है। तो अगर वर्ड को इंटरचेंज करके पूछा गया तो उसको करते हैं। चूजिंग कंसेप्चुअली कंसिस्टेंट ऑप्शन, मतलब जो कॉन्सेप्ट को कंसिस्टेंसी से एक्सप्लेन कर रहा है सारी चीजें, उसको वो चूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनबैलेंस ग्रोथ हो गया, या फिर लुइस का सेक्टर डुअल सेक्टर मॉडल ही ले लेते हैं। अब वो बात कर रहे हैं शिफ्टिंग की, उसमें एक पॉइंट आता है टर्निंग पॉइंट, वो किस काम का है, उस पर वेजेस बढ़ती हैं या गिरती हैं। अब उल्टा अगर बोल दिया तो ये कंसिस्टेंट नहीं है, आप उसको आंसर को रॉन्ग मार्क कर दो। ठीक है। स्टैटिक क्लैरिटी बीट्स करंट डेटा, तो इसीलिए एग्जाम में करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। मैं हर संडे 12 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाते ही पढ़ाता हूँ, बट यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करने वाले हो। इसीलिए कैसे इस यूनिट को मास्टर करना है उसके लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग थ्योरी रिकॉल। जैसे आप मुझसे अभी पूछोगे मेरे को सारी थ्योरीज रिकॉल है, जैसे अगर मैं हेरेट डोमर की बात करूं तो नाइफ एज इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सोलो की बात करूं अगर मैं, जैसे हेरेट डोमर में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ना। फिर सोलो की बात करूं तो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, है ना, फैक्टर्स की बात करते हैं। फिर टेक्नोलॉजी को वो इंटरनाइज नहीं कर पाए तो वो एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल ने ऐड किया। तो इस तरह से आपको समझना होगा। ऐसे ही वेलफेयर में अगर अपन पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेलफेयर पढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी है कि परेटो ऑप्टिमैलिटी क्या है, फिर कैल्डर और हिग्स ने क्या कहा, इस टाइप से मैंने आपको माइक्रो में भी समझाया था। तो स्ट्रॉन्ग थ्योरी रिकॉल आपको होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है क्लियर डेफिनेशन, किसी भी चीज की है, इसमें डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है कि भाई पॉवर्टी गैप की डेफिनेशन क्या है, कैलोरी बेस की डेफिनेशन क्या है, XYZ की डेफिनेशन क्या है। PYQ का रिपीटेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या क्या PYQs हैं। और
अगर आप हमारे बैच के पार्ट हैं तो आपको ये हार्ड कॉपी पीवाईक्यू रिपीटेशन वाला मिला होगा, मतलब पिछले सालों के पीवाईक्यू विथ आंसर विथ एक्सप्लेनेशन सब कुछ है। तो वो जो आपको मटेरियल मिला है ना, अगर आप एनरोल्ड हमारे स्टूडेंट है क्लासरूम के, तो आपको इसको जरूर ध्यान रखना है, वो बुकलेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्मार्ट एलिमिनेशन, जनरली क्या होता है ना, हम कंफर्मेशन बायस में चले जाते हैं, मतलब हम ऑप्शन को सही करने की कोशिश में रहते हैं। उल्टा करना है, जब ऑप्शन आप पढ़ो तो उसको गलत प्रूव करने की कोशिश करो, ये होता है स्मार्ट एलिमिनेशन। सो यूजीसी नेट इंडियन इकोनॉमी रिवॉर्ड्स कंसेप्चुअल इकोनॉमिस्ट, नॉट न्यूज रीडर्स। सिर्फ न्यूज पेपर फॉलो करने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें कंसेप्चुअल इकोनॉमिस्ट चाहिए। जो मैंने आपसे बोला है पीडीएफ 400 पेजेस के रिविजनरी नोट्स और फॉर्मूला शीट्स, वो आपको यहाँ मिल जाएंगी, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी मिल जाएगा। ये वीडियो 7 वीडियो की सीरीज का 5वां वीडियो है, इसके बाद 2 और आने हैं और पहले 4 आ चुके हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।